नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। ये मेरा 5वां वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाषाओं का वर्गीकरण परिवार के आधार पर, अर्थात पारिवारिक वर्गीकरण। उससे आगे हमने उसमें जो छोड़ा था जहाँ पर, वो था भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ था। देखिए, भारतीय आर्य भाषा जो थी वो भारत ईरानी से आई थी और भारत ईरानी के 3 भाग हुए थे। वो कौन कौन से थे? दरक था, ईरानी था और भारतीय आर्य भाषा था। संभवतः ईरान से अलग होकर आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व के करीब भारत में आए थे और भारत में इनका केंद्र सप्त सिंधु या पंजाब के आसपास रहा था। धीरे धीरे यह भाषा ईरानी से अलग हो गई। पहले ये ईरानी भाषा के समकक्ष थी या उसके लगभग जैसी थी और इस भाषा का यानी कि किसका, भारतीय आर्य भाषा का जो उत्पत्ति है या प्राप्ति है वो संहिताओं से होती है। संहिता अर्थात वेदों से होती है। अब इस भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम के आधार पर वर्गीकरण किया गया और इसको 3 भागों में बांटा गया कालक्रम के अनुसार। सबसे पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पहली क्या थी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रहा था। इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 भाग हुए थे। एक हुआ था वैदिकी, ठीक है, क्या हुआ था? वैदिकी। और इसका जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रहा। वैदिकी के बाद इसका दूसरा जो भाग था वो था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का जो समय रहा वो था 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके बाद प्राचीन आर्य भाषा के बाद में आई दूसरे नंबर पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा जो थी इसका जो समय था वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा। इसके 3 भाग हुए। पहला था पाली, दूसरा था प्राकृत और तीसरा था अपभ्रंश, ठीक है। इनका समय देख लेते हैं। पाली जो थी वो थी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी और इसका था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ठीक है। इसका जो समय था वो था अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद में आया हमारा तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक। इसका जो समय है वो 1000 ईस्वी से अब तक है, ठीक है। अब इन्हीं पर हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा
कर लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिकी, या इसको पूरा नाम वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है, ठीक है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इसको देववाणी कहा जाता है। देववाणी, देवताओं की वाणी, क्योंकि ये जो वैदिकी संस्कृत है ये वेदों से प्राप्त हुई है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो वेद थे वो ब्रह्मा के मुख से निकले थे। तो वेदों को जब ब्रह्मा ने अपने मुख से निकाला था तो जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था वही वैदिकी संस्कृत कहलाई और उसी आधार पर इसको देववाणी कहा जाता है और इसीलिए इसको पारलौकिक भी कहा जाता है। पारलौकिक संस्कृत, पारलौकिक। इसके अन्य नाम भी हैं। इसको छंदस या छांदस भी कहा है और ये जो नाम दिए हैं इसको वो पाणिनि जी ने दिए हैं। इसको छंदस या छांदस उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो वैदिकी संस्कृत थी ये छंद प्रधान भाषा थी। कैसी भाषा थी? छंद प्रधान भाषा थी। अब अगर वैदिकी शब्द की बात करी जाए, इसका नाम वैदिकी या वैदिक संस्कृत था, तो वैदिकी की अगर बात करी जाए तो वैदिक शब्द बना है वेद धन इक से, जिसका अर्थ होता है वेदों की भाषा, अर्थात वह भाषा जो वेदों से प्राप्त हुई है उसी को क्या कहा गया? वैदिक संस्कृत कहा गया। ये भाषा क्या थी? जो वेदों से प्राप्त हुई थी उसी को हमने क्या कह दिया? वैदिकी संस्कृत। और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद वैदिक संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। एक बात और समझ लीजिए, ऋग्वेद वैदिकी संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, लेकिन इसमें भी दो बातें हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जब आर्य भारत में आए थे वो दो बार में आए थे, ठीक है। तो ये जो ऋग्वेद लिखा गया था इसका 2 से लेकर 9 मंडल तक अति प्राचीन है। कैसे हैं? अति प्राचीन है और पहला और 10वां मंडल बाद में लिखे गए हैं। तो बात यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी कि वैदिकी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह भाषा वेदों से प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसका नाम वैदिकी था। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? इसमें लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इसमें उपनिषद लिखे गए, इसमें संहिताएं लिखी गई, ठीक, संहिताएं वेद लिखे गए, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। वैदिक संस्कृत मेरे हिसाब से एक बोलचाल की भाषा थी या एक साहित्यिक भाषा थी, ठीक है। ये परिनिष्ठित भाषा नहीं थी। परिनिष्ठित अर्थात जिसका व्याकरण लिखा जा चुका हो। अब समझिए, फिर भी इसका कुछ बोलियां पाणिनि जी ने बताई कितनी इसमें ध्वनि थी। इसमें जो ध्वनि थी वो 52 ध्वनियां थी, ठीक है, जिसमें 13 स्वर थे और 39 व्यंजन थे। अब देखिए यहां प्रश्न कैसे बनता है, पूछ लेता है देववाणी किसे कहा जाता है? तो देववाणी वैदिकी को कहा जाता है या वैदिक संस्कृत को कहा जाता है। छंदस किसे कहा जाता है? वैदिकी संस्कृत को या वेद को कहा जाता है। वेद मूलतः छंदों के आधार पर लिखे गए थे और इसी आधार पर यह भाषा बनी थी, इसीलिए इसको छंद प्रधान भाषा भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत के बाद में आती है आपकी लौकिक संस्कृत। कौन सी? देखिए, लौकिक संस्कृत की बात करी जाए तो लौकिक जो शब्द है उसका अर्थ है इस लोक की, इस लोक की संस्कृत। और उसको क्या बोला था? पारलौकिक, अर्थात उस लौकिक की, अर्थात ईश्वर के लोक की। पारलौकिक संस्कृत में अगर बात करी जाए तो बाद में उसका नाम संस्कृत रख दिया है, लेकिन उसको वैदिकी ही कहा जाता है, वेद ही कहा जाता है।
ये जो संस्कृत शब्द है ये कहां से आया? इस संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वाल्मीकि रामायण में। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किसका? इस संस्कृत शब्द का। ठीक है, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द का अर्थ होता है संस्कार की हुई, संस्कार की हुई या कृत्रिम। वो भाषा से इस भाषा को जब बनाया गया तो इसीलिए बनाया गया भाषा को, इसी को कहा गया फिर कृत्रिम कहा गया, अर्थात संस्कार की हुई, अर्थात शुद्ध की हुई। वो वैदिक संस्कृत बोलचाल की भाषा थी जिसको शुद्ध किया, और इसको शुद्ध करने का कार्य अर्थात इसका व्याकरण लिखा पाणिनि जी ने। पाणिनि जी ने इसका व्याकरण लिखकर इस भाषा को परिनिष्ठित भाषा बना दिया। परिनिष्ठित भाषा बनने के बाद में इस लौकिक संस्कृत का विकास रुक गया। क्यों? क्योंकि अब विकास पूर्ण हो चुका है। जब किसी भाषा का व्याकरण लिख जाता है तो विकास पूर्ण हो जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। इसमें रामायण, महाभारत। देखिए रामायण ये वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस वाली नहीं है, ये वाल्मीकि वाली रामायण है। रामायण है, महाभारत है, और वर्तमान में आज तक जो भी अब संस्कृत में ग्रंथ लिखा जाता है वो किसमें? लौकिक संस्कृत में लिखा जाता है। इसका एक नाम और है, इसको केवल संस्कृत भी कहते हैं, ओनली संस्कृत, या इसको क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। पहले वाली वैदिकी और ये संस्कृत, ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। अब लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में ध्वनियों में अंतर आया। वहां पर 52 ध्वनियां थी, यहां पर कितनी रह गई? 48 ध्वनियां रह गई। ठीक है, इसमें से 4 ध्वनियां लुप्त हो गई। वो कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। एक ये है, एक ये है, एक जीवामूली है, अरे मात्रा गड़बड़ हो गई, जीवामूली है, और उपधिमानी है। ये 4 ध्वनियां लुप्त हो गई और इनकी 48 संख्या रह गई। अर्थात लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां बची? 48। ठीक है, ये तो था आपका क्या? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में हुआ क्या कि पाणिनि जी ने लौकिक संस्कृत का व्याकरण लिख दिया, जिससे इसका विकास रुक गया या ये भाषा परिनिष्ठित हो गई। लेकिन जो जनमानस की भाषा थी, जनमानस अर्थात आम बोलचाल की भाषा थी, वो भला इस बंधन को कहाँ मानने वाली थी, वो और भी ज़्यादा परिवर्तित समय के अनुसार होती चली गई। और उसके बाद में समय शुरू होता है किसका? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया। अब प्राकृत जो शब्द है, प्राकृत जो शब्द है, इस शब्द के ऊपर विद्वानों में बहुत मतभेद है। ठीक है, प्राकृत में क्या मतभेद है? यानी कि इसको जनमानस की भाषा कहा गया और इसका नाम प्राकृत पड़ा। कुछ लोग संस्कृत से इसका उत्पत्ति मानते हैं और कुछ लोग प्राकृत से संस्कृत की उत्पत्ति मानते हैं। देख लेते हैं दोनों बातों को। पहली बात, ये प्राकृत शब्द है, कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राक धन कृत से बना है। किससे बना है? प्राक धन कृत। प्राक का अर्थ है पहले से और कृत का अर्थ है निर्मित, अर्थात वह भाषा जो पहले से चली आ रही है, अर्थात पहले से चली हुई भाषा या प्रकृति द्वारा निर्मित। देखिए वैसे तो विश्व की सभी भाषाएं जो हैं वो प्रकृति द्वारा ही निर्मित हैं, तो प्रकृति द्वारा निर्मित कोई क्या कहा गया? प्राकृत कहा गया। और यह अकृत्रिम भाषा थी, अकृत्रिम भाषा अर्थात बनावटी भाषा नहीं थी। अब दूसरे मानने वाले अर्थात संस्कृत से इसका
आगमन मानने वाले। तो संस्कृत का आगमन मानने वाले में सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या नाम है, हेमचंद्र जी का। हेमचंद्र जी को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, देखते इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था तत्र भव तत् आगर्त व प्राकृतम, अर्थात तत्र भवम, अर्थात मूल संस्कृत है और उससे जो आई है उसी को हम प्राकृत कहते हैं। एक मार्कंडेय ऋषि भी थे, मार्कंडेय जी, उन्होंने भी कहा है, मार्कंडेय जी कहते हैं संस्कृत तत्र भवम प्राकृत मुच्यते, अर्थात संस्कृत मूल है और उससे जो उत्पन्न है वही क्या है, प्राकृत है। ठीक है, संस्कृत क्या है, मूल है। उन्होंने प्रकृति को, यहां पर प्रकृति को, प्रकृति मैंने क्या बताया था, प्राग्दनकृत प्रकृति द्वारा निर्मित, तो यहां प्रकृति को उन्होंने क्या कह दिया, प्रकृति, संस्कृत जो है वही प्रकृति है, अर्थात संस्कृत मूल है और उससे जो आई है वही क्या है, प्राकृत कहलाती है। तो हम निष्कर्ष तौर पर इस बात पर पहुंचते हैं कि प्राकृत भाषा संस्कृत से विकसित हुई है, ना कि संस्कृत से पैदा हुई है। ये पहले से चली आ रही एक भाषा है जिसका विकास संस्कृत के माध्यम से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को प्राकृत भी कहा गया। तो जो सबसे पहली थी वो क्या थी, प्रथम प्राकृत, जिसको पाली भी कहा गया। क्या कहा गया, पाली। ठीक है, या पाली को प्रथम प्राकृत कहा गया। समझ लेते हैं पाली का अर्थ क्या है। पाली का अर्थ है, ये असल में भाषा बौद्धों की भाषा थी और बौद्धों में भी ये दक्षिणी बौद्धों की भाषा थी, दक्षिणी बौद्धों की भाषा थी। ठीक है, अब जो पाली शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में, व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है। प्राचीन काल में इस पाली शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो संभवतः भाषा के अर्थ में नहीं हुआ था। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो एक लंका के ग्रंथ था जिसका नाम था दीप, क्या नाम था, दीपवंश। दीपवंश एक ग्रंथ था, लंका में लिखा गया था दीपवंश। वहां पर पाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था जिसका अर्थ था बुद्ध के वचन। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि पाली शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में नहीं हुआ था और भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग अत्याधुनिक है, यानी कि प्राचीन काल में इसका प्रयोग नहीं हुआ, अत्याधुनिक काल में, यानी कि जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो इस पाली शब्द का नामकरण करके इस प्रथम प्राकृत को पाली कह दिया गया और यह कार्य किया था यूरोपियन लोगों द्वारा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रमाणित जो व्युत्पत्ति मानी है वो कहां से आई है। सबसे प्रमाणित जो व्युत्पत्ति है वो एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे जगदीश कश्यप। इनकी मानी जाती है और ये भारत के विद्वानों ने और बाहर के भी विद्वानों ने इसको सर्वसम्मति से मान लिया है कि बौद्ध भिक्षु जो जगदीश कश्यप थे, इन्होंने जो पर्याय शब्द है उससे पाली शब्द की उत्पत्ति मानी जा सकती है। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था धम्म पर्याय, जिसका पर्याय का अर्थ था बुद्ध के वचन। और ये जो पर्याय शब्द था ये पर्याय से पलियाय हुआ,
पलियाय से पालियाय हुआ और पालियाय से हो गया पाली। तो ये पाली जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति सबसे ज्यादा जो प्रमाणित मानी जाती है वो बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, ज्यादातर जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो इसी पाली भाषा में ही लिखे गए थे। जैसे कि बौद्ध ग्रंथों के जो मूल त्रिपिटक है, मूल त्रिपिटक त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में ही हुई है। इस समय जो ध्वनियां मानी गई इसमें पाली भाषा में उन ध्वनियों की संख्या 41, कुछ 42, कुछ 43, 44 तक मानी जाती हैं। इसके लिए एक सूत्र है अक्षरा पादयो 1:44। 1:44 का अर्थ 41 होता है। ये संस्कृत का ही विकृत रूप है। असल में ये जो पाली भाषा थी ये संस्कृत का ही कुछ परिवर्तित रूप था। जैसे आप देखेंगे संस्कृत में धर्म को यहां क्या कर दिया गया, धम्म। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्राकृत की। द्वितीय प्राकृत। अब द्वितीय प्राकृत को प्राकृत नाम दे दिया गया, ठीक है, लेकिन ये उस भाषा से, उस प्राकृत से जो इन सभी के लिए नाम प्रयोग हुआ है उससे थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि ये एक साहित्यिक भाषा थी। कैसे? साहित्यिक भाषा, धार्मिक भाषा थी, इसलिए इसका पुनः नाम प्राकृत रख दिया गया। ठीक है, और यदि धर्म की दृष्टि से देखें, धार्मिक की दृष्टि से देखें तो पाली बौद्धकालीन भाषा या बौद्धों की भाषा, और ये जो प्राकृत भाषा थी ये जैन साहित्य की भाषा या जैन धर्म की भाषा कहलाई। इस द्वितीय प्राकृत को कई भागों में बांटा गया है और कई विद्वानों ने इसके कई भेद माने हैं। मैं देखिए सर्वसम्मति से विद्वानों ने जो माने उनके बारे में बात करूंगा। पहला था शौरसेनी प्राकृत। ये शौरसेनी प्राकृत जो थी ये मथुरा के आसपास थी, मथुरा के आसपास, ठीक है, और ये पाली कालीन भाषा है। पाली के समय में ही देखिए, पाली के समय में कैसे त्रिपिटक थे, त्रिपिटकों के अंदर आते हैं निकाय, उसी में से अंगतुंग निकाय है, उसी के अंतर्गत इन भाषाओं के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करी गई है। तो पाली भाषा से ये शौरसेनी पाली कालीन है। दूसरे नंबर पर आती है मागधी प्राकृत। ठीक है, मागधी प्राकृत जो थी ये मगध की थी। तीसरे नंबर पर आई अर्धमागधी, जिसे आरसी भी कहा गया। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसे आरसी भी कहा गया। और ये आरसी जो थी प्राचीन कौशल साम्राज्य था, प्राचीन कौशल साम्राज्य की भाषा थी। ठीक है, और जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य इसी अर्धमागधी या आरसी भाषा में प्राप्त होता है। चौथे नंबर पर थी महाराष्ट्री प्राकृत, अर्थात मराठा साम्राज्य के आसपास, यानी कि जो महाराष्ट्र है वहां पर जो है वो महाराष्ट्री। ठीक, इसके बाद में जो आपकी आती है, और ये जो महाराष्ट्री प्राकृत है ये शौरसेनी से ही प्रभावित है, शौरसेनी से प्रभावित। ठीक है, इसके बाद पांचवें नंबर पर जो आती है वो है पैशाची। पैशाची, इसको कई विद्वानों ने भूत भाषा भी कहा है। क्या कहा है? भूत भाषा। और ये प्राकृत का विकृत रूप है।
क्या है ये? प्राकृत का विकृत रूप है। ये हो गया आपका द्वितीय प्राकृत अर्थात प्राकृत। देखिए पाली के बारे में मैं बता रहा था, थोड़ा उसका क्षेत्र रह गया कि वो किस क्षेत्र की भाषा थी, उसी क्षेत्र से ही हम बात करेंगे ना आगे। तो पाली के बारे में समझ लीजिए, उसका जो क्षेत्र था उसमें भी जो हमारे विद्वान थे उनमें बहुत मतभेद रहा था। जैसे डॉक्टर गिरियसन जो थे उसको मागधी कहते थे या मागधी या मगध देश की भाषा माना था, लेकिन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो थे वो इसको मध्य देश की भाषा मानते थे। लेकिन सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा को मध्य देश की भाषा स्वीकार किया और उसी से विकसित होकर ये बनी थी प्राकृत भाषा। तो ये क्लियर हो गया। और जो हम बता रहे थे कि जो पाली भाषा है वो पाली शब्द भाषा के लिए एक प्रयोग बाद में हुआ था, पहले उसको मागधी ही कहा जाता था या प्राकृत ही कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है आपकी तृतीय प्राकृत। तृतीय प्राकृत, तो तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश नाम दिया गया। ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश पहले इस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं इसके और क्या क्या नाम थे। इसको आभीर या आभीरी, औहट, ठीक है, देसी भाषा, अभट, विभ्रष्ट आदि नामों से जाना गया। ठीक है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो पतंजलि जी ने किया था। ठीक है, और किस अर्थ में किया था? विभ्रष्ट अर्थात भ्रष्ट भाषा। बात समझ रहे हैं? अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या विकृत, अर्थात जब भाषा सुसंस्कृत ना रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाती है तो उसी को विद्वानों द्वारा अपभ्रंश कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब संस्कृत और प्राकृत के विकृत शब्दों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया भाषा में, तो उस भाषा को विद्वानों ने अपभ्रंश नाम दिया। ठीक है, इसको आभीर भी कहा गया, औहट भी कहा गया, देसी भाषा भी अर्थात ग्रामीण भाषा भी कहा गया, अभट कहा गया और विभ्रष्ट, विभ्रष्ट अर्थात भ्रष्ट। तो बात आपकी यहां तक समझ में आ गई। 6वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक जितनी भी प्राकृत थी उन सभी का अपभ्रंश रूप हो चुका था। ठीक है, यह जो भाषा है वो उकार बहुला थी, उकार बहुला भाषा थी। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो उदय हुआ है वो इसी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसके कुछ जो रचनाएं थी, जो साहित्य लिखा गया था, इसके एक कवि थे स्वयंभू। स्वयंभू जो थे इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी पौम चरियु। देखिए उकार बहुला आ गया, चरित्र यानी कि शब्द के अंत में जो भी वर्ण होता है उसको हटाकर उसके स्थान पर ऊ या ऊ की मात्रा का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? उकार बहुला। ठीक, तो ये कैसी थी? उकार बहुला भाषा थी। ठीक है, स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी रचना थी पौम चरित्र। ठीक है, इसके बाद जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने कुछ रचनाओं को अपभ्रंश की संज्ञा, अपभ्रंश भाषा बताई है उनकी, जैसे कीर्ति लता, कीर्ति पताका और हम्मीर रासो। इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश कालीन कहा है, लेकिन कीर्ति लता जो कि विद्यापति ने लिखी थी, और ये कीर्ति पताका भी उन्हीं की है। कीर्ति पताकी भाषा जो क्या नाम है, अभी मैंने बताया था, विद्यापति ने कीर्ति लता की भाषा
अबहट्ट मानी है। यानी कि वो कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है मैंने अब्बट भाषा में लिखा है। अब इस अब्बट के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह समझ लीजिए अब्बट क्या है। अब्बट और अपभ्रंश में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान इसमें अंतर मानते हैं। तो बात कर लेते हैं हम अब्बट के बारे में भी। अब्बट, ठीक है, विद्वान क्या मानते हैं कि अपभ्रंश का भी जब अपभ्रंश हो जाए, यानी कि भाषा पहले तो भ्रष्ट हो और उससे भी ज्यादा जब भ्रष्ट हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, अब्बट कहलाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि अब्बट कुछ नहीं था, अब्बट एक अपभ्रंश का ही नाम था, क्योंकि अपभ्रंश एक नकारात्मक शब्द है जिसका अर्थ क्या बताया था मैंने आपको अभी, बिगड़ा हुआ या हाँ बिगड़ा हुआ जो मैंने अर्थ बताया था। तो कोई अपनी भाषा को अपभ्रंश क्यों बोलेगा, तो इसीलिए विद्यापति ने जी ने भी अपनी भाषा को अब्बट नाम से प्रस्तुत किया था। यानी कि अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश का जब अपभ्रंश हो जाता है तो वो अब्बट हो जाती है। और सुनीति कुमार जो चटर्जी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी ने अब्बट को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और इससे पहले हमने जो पढ़ी थी अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना है। किसने माना है, सुनीति कुमार चटर्जी ने। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया था अपनी पुस्तक में। मुझे पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है अभी, वो मैं आपको इसमें वीडियो में ही अपलोड लिखकर दे दूंगा। वर्ण रत्नाकर, याद आ गया, इनका जो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ था उसके अंतर्गत इस अब्बट का सर्वप्रथम अब्बट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अब जो मैं बात आपसे अपभ्रंश की कर रहा था उसी पर आ जाते हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश क्या था, अपभ्रंश से ही भारतीय आधुनिक भारतीय बारह भाषाओं का उदय हुआ था। तो उसका हम एक चार्ट के द्वारा इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि प्राकृत का 6वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक अपना अपना अपभ्रंश रूप हो चुका था। और सामान्यतः ये जो अब्बट है इसको 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक लोगों ने जो भाषा प्रयोग करी उसको अपनी भाषा को उन्होंने अब्बट स्वीकार किया है। तो एक तरफ हम यहां पर लिख लेते हैं अपभ्रंश और इधर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला था हमारा शौरसेनी, मैंने बताया था आपको शौरसेनी। शौरसेनी से जो भाषाएं बनी, पहली थी पश्चिमी हिंदी, दूसरी थी राजस्थानी हिंदी और तीसरी थी गुजराती। ठीक, दूसरा था मागधी। ये सभी क्या है, अपभ्रंश है। और ये जो मैं करा रहा हूं आपको, ये जो चार्ट है या जो वर्गीकरण है ये भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार करा रहा हूं। ठीक है, मागधी जो थी इससे जो भाषा निकली, बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। ठीक, तीसरी थी अर्धमागधी। अर्धमागधी के बारे में मैंने थोड़ी चर्चा करी थी। अर्धमागधी अर्थात ये बिहार का क्षेत्र, ये मथुरा के आसपास का, और बीच में या कहा जाए जो अयोध्या है उसके आसपास की, जो लखनऊ के आसपास जो बोली है वो अर्धमागधी है। इससे जो बनी वो थी पूर्वी हिंदी। इसके बाद चौथे नंबर पर आई महाराष्ट्री प्राकृत से बनी मराठी। ठीक, इसके बाद 5वें नंबर पर आती है आपकी ब्राचड़ से बनी आपकी सिंधी भाषा।
इसके नंबर पर आती है शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राह्मण और पैशाची। पैशाची वही जिसे विद्वानों ने भूत भाषा कहा था। पैशाची से बनी आपकी पंजाबी भाषा। ठीक है, इसके बाद जो सातवां है, ये इस अपभ्रंश का नाम है खस। लेकिन जो भोलानाथ तिवारी जी हैं, इन्होंने इस खस को इस शौरसैनी के अंतर्गत ही रखा, अर्थात इससे जो भाषा बनी वो थी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, वो पहाड़ी हिंदी को शौरसैनी से मानते हैं, शौरसैनी अपभ्रंश से निकला हुआ मानते हैं। लेकिन जो डॉक्टर सुनीति चटर्जी थी, सुनीति चटर्जी थे, माफ कीजिएगा, सुनीति नाम से निकल जाता है स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग अर्थात पुरुष थे। सुनीति चटर्जी ने इस खस के बारे में बताया है और जो भोलानाथ तिवारी थे वो इसको यहीं पर मानते थे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, पहली हिंदी पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी, तीसरी बिहारी हिंदी, चौथी पूर्वी हिंदी और ये पांचवी पहाड़ी हिंदी। अब ये कितनी हिंदी हो गई? 5 हिंदी। अब इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आपको मुझे लगता है आज का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज में लिखकर बता सकते हैं। और आप लोग लगता है मेरे पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं, याद रखिएगा 1 या 2 क्वेश्चन मेरे प्रत्येक वीडियो से बनते हैं, इसको पूरा देखा करिए। आप ये मत सोचा करिए कि ये लंबा वीडियो है और कैसा वीडियो है, मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे पूरे वीडियो देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज बस इतना ही है। अगले जो वीडियो में हम इन पर चर्चा करेंगे। ये जो मैंने 5 छोड़ दिए हैं ना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी, पूर्वी, पहाड़ी हिंदी, ये क्या है? ठीक है, हिंदी इतने भागों में कैसे बटी है, इसी के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।